हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम था वो आज से शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी एमटीएस की सीरीज भी उठा करके देख लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन जो इसमें मुझे मिले हुए हैं वो उसी सीरीज से ही आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको लिख कर मैं बताऊँगा। बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देना है, लाइक शेयर अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे। सारे शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीटली देने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। द गाइड पुस्तक के यानी कि किसके द्वारा लिखी गई। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ है आपका कई बार पूछा भी गया है। आर के नारायण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आर के नारायण है इनके द्वारा लिखी गई है द गाइड पुस्तक। द गाइड के साथ में इनकी जो एक और पुस्तक पूछी जाती है वो है द डार्क रूम। ये भी आपको याद रखना है, द डार्क रूम पूछी जाती है। और द डार्क रूम के साथ में एक और इनकी फेमस है जो कि पूछी जाती है वो है मालगुडी डेज। ये आपको याद रखना है। मालगुडी डेज हो गई, द डार्क रूम हो गई, द गाइड हो गई। ये सारी की सारी जो बुक हैं ये किसकी है, तो ये आर के नारायण की आपको याद रखना है। कुछ और बुक मैं आपको बताता हूँ, जैसे अमृता प्रीतम की बुक आपको देख लेनी है। एक तो रसीदी टिकट आपको याद रखना है क्योंकि ये लास्ट ईयर आई हुई थी। रसीदी टिकट हो गया। रसीदी टिकट के साथ में आप लिख सकते हैं कागज ते कैनवास जो है ये भी किसकी है, जाकर के अमृता प्रीतम की है कागज ते कैनवास। और एक पिंजर बुक भी याद रखें, ये भी मैंने आपको करवा रखी है पिंजर। बाकी डॉलर बहू जो है वो आपकी सुधा मूर्ति की हो जाएगी। ये कुछ बुक्स हैं आपका यहाँ पर जो द गाइड का राइट आंसर आर के नारायण था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जैसा कि आप सभी लोग एसएससी का जो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक का जो सेल के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो इसका सेल आ चुका है टेक्स्ट बुक का। पावर प्ले सेल है जो कि आपका किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंकिंग या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का लगाना बेहद ही जरूरी होता है। और सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक की है, जिसमें सेल आपकी 27 से लेकर के 30 जून तक चल रही है। जिसके अंतर्गत आपको मेरा अगर आप कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 351 रुपये में यानी 351 में आपको एक साल के लिए यहाँ पर पास प्रो मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा और एक ही पास में आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अलग अलग एग्जामों के, 700 प्लस एग्जाम इससे कवर होते हैं। 20 लाख से भी ज़्यादा यूजर हैं। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे जो कि 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो यहाँ पर क्रैक करने के जरिया है, क्योंकि आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो आपके कहीं ना कहीं ये जो आपका नॉलेज होता है उसको भी बूस्ट करता है, स्पीड को मेंटेन करता है। तो आपको परचेज कर लेना है, ऐसा ऑफर फिर नहीं आना है। अभी 465 में मिल रहा था, देखिए यहाँ पर आपका 115 रुपये ऑलमोस्ट कम हुआ है। तो ले सकते हैं, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए मैंने कई बार आपको कराया कि दिवाली जो है त्यौहार वो किस हिंदू महीने में मनाते हैं। देखिए दिवाली की बात करें तो इसको कार्तिक महीने में मनाते हैं। और कार्तिक में भी अगर कार्तिक के दो ऑप्शन हो तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये याद रखना है। दिवाली का जो त्यौहार है वो आपका कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें शायद मैचिंग वाला दिया हुआ था। और दशहरा भी आपका दिया हुआ था कि दशहरा कब मनाते हैं। दशहरा की बात करें तो इसको आश्विन में मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। आश्विन में दशहरे को मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या को आपको दिवाली मनाया जाता है। एंड फाल्गुन पूर्णिमा भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर होली का आपसे पूछे तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है उसमें क्या मनाते हैं आपका, उसमें होली को मनाया जाता है। एंड अगर आपसे रक्षाबंधन पूछ लिया जाए कब मनाते हैं, रक्षाबंधन को श्रावण मास में मनाते हैं, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ आपका जन्माष्टमी हो गया, यहाँ पर उसको भाद्रपद में मनाया जाता है। और दो यहाँ पर पूछते हैं, एक तो आपका रामनवमी पूछ लेते हैं। रामनवमी की हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आता है रामनवमी। एंड इसके साथ साथ आपका हनुमान जयंती भी पूछ लेते हैं। तो ये हनुमान जयंती और रामनवमी इन दोनों महीनों की बात करें तो इनको चैत्र के महीने में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन अगर यहाँ से एक बना है तो आगे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है 10 बार का। तो अमजद अली खान की बात करें तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और जो इससे संबंधित कलाकार है उसमें अलाउद्दीन खान हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन जो खान है इनका भी संबंध जो है सरोद से है। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि जो आपका यहाँ पर पहली महिला अगर आपसे कोई पूछे कि सरोद से संबंधित पहली महिला कौन है तो वो है शरण रानी, ये भी याद रखना है। यानी कि शरण जो रानी है ये क्या है, पहली महिला है जो कि सरोद से रिलेटेड है। बाकी सरोद से आपको पता होगा आपका तबला से याद रखना है।
जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा खान हो गए, ये लोग आपके तबला से रिलेटेड हैं। एंड बाकी जो पॉपुलर नाम है वो भी याद रखना है, क्योंकि पूछ लेते हैं, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, पन्नालाल घोष हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना हो गया, तो ये लोग जो है, वी कुंजमणि हो गया, ये सारे लोग किससे रिलेटेड हैं, तो इनका जो संबंध है वो बांसुरी से, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इन क्वेश्चंस का अभी क्वेश्चन हम कम करवाएंगे, लेकिन जैसे ही बाद में क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनसे जुड़ जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत आता है। देखिए आर्टिकल 153 होता है, और यही आपका बोलता है कि हर जो आपका राज्य होता है उसके लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। एंड और इसी में क्या होता है कि वो 2 राज्यों का भी हो सकता है, ये बात भी कही गई है इसी में। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था, यानी कि कौन से नंबर का था, जब ये निर्धारित किया गया था कि जो राज्यपाल होगा वो एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का हो जाएगा। तो 7वां संविधान संशोधन था, जीडी में कई बार पूछा गया था, तो हो सकता है यही पूछा हो इसमें भी, क्योंकि 7वां जो संविधान संशोधन था वो आपका 1956 में किया गया था, और तब ये निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति को जो है कई राज्यों का, यहाँ पर आपका क्या है, कई राज्यों का आपका, यानी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 165 आपको आर्टिकल याद रखना है, क्योंकि ये आपका महाअधिवक्ता से संबंधित है, यानी किसी राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है 165 में आता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। एंड आर्टिकल 76 आपको पता होगा, महान्यायवादी से होता है, ये संघ का आपका सबसे बड़ा सर्वोच्च यानी कि कानून अधिकारी होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरित सागर किस भाषा में लिखी हुई। देखिए सरित सागर की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आपको याद रखना है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके अगर राइटर आपसे पूछे तो सोमदेव इसके राइटर हो जाएंगे, जो कि जिन्होंने कथा सरित सागर लिखी हुई है। संस्कृत की मैं बात करूं तो एक और इसमें बुक है जो कि लिखी गई है संस्कृत में, और उसका नाम है राज तरंगिणी, ये याद रखना है। राज जो तरंगिणी पुस्तक है, इसमें जो है इसको भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसके जो राइटर थे वो थे कल्लड़, ये कई बार पूछी भी गई है। और राज तरंगिणी में जो है जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन करती है राज तरंगिणी, संस्कृत में लिखी हुई है और कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। एक मृच्छकटिकम कई बार पूछ ली जाती है, मृच्छकटिका भी आपको याद रखनी, बुक कई बार पूछते हैं। और मृच्छकटिका की मैं बात करूँ तो इसको लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, ये आपको याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट एक आपका यहाँ पर आर्टिकल था कि जैव विविधता जो आपका 2002 का अधिनियम था वो डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में। देखिए डीपीएसपी की मैं बात करूँ 48A के अंतर्गत आ जाता है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसका संशोधन जो है वो 2002 में जाकर के हुआ था। इससे आपके डीपीएसपी की बात करें तो ये राज्य के संरक्षण के बारे में ही होते हैं, यानी कि राज्य के विकास के लिए होते हैं। इसमें आर्टिकल जो 40 होता है ये क्या आपका कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा, आर्टिकल 40 आपका इंपॉर्टेंट बनता है। एंड समान नागरिक संहिता होती है वो आर्टिकल 44 में होती है, वो भी याद रखना है क्योंकि आर्टिकल 44 पूछ देते हैं। एंड आर्टिकल आपका 50 याद रखना है, आर्टिकल जो 50 होता है जिसकी मैं बात करूं तो ये आपका क्या करता है, जो संघ होता है हमारा, यानी कि जो न्यायपालिका होती है उसको कार्यपालिका से जो अलग करने का काम करता है वो करता है जाकर के हमारा क्या, वो आपका आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 होता है, ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं डीपीएसपी के, इनको याद रखना है क्योंकि डीपीएसपी आपके टोटल ओवरऑल आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए, जो कि संविधान के पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में दिए गए। बाकी लिए कहाँ से गए इनकी बात करी जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये चीज़ याद रखना है। आयरलैंड से एक और चीज़ यहाँ पर ली गई है, जो कि राज्यसभा में जो नामित सदस्य होते हैं उसको भी आयरलैंड से लिया गया, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए ये भी रिपीटेड है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में। देखिए वित्त आयोग की मैं बात कर लूं तो आर्टिकल यहाँ पर मैं बात करूं आर्टिकल 280, यहाँ पर आर्टिकल जो 280 है यहाँ पर ये हमारे वित्त आयोग से संबंधित है। और वित्त आयोग में 1+4 यानी कि कुल सदस्यों की अगर संख्या पूछी जाए तो कुल सदस्य 5 होते हैं, एक आपका मुख्य सदस्य होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष की बात में मैं करंट में करूं तो अरविंद जो पनगड़िया हैं ये कौन है, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में अध्यक्ष हैं यहाँ पर वित्त आयोग के, जो कि 16वें नंबर के हैं, यानी कि 16वां वित्त आयोग अभी करंट में चल रहा है जिसके अध्यक्ष बनाए गए।
15वां जो अभी इसके 15वां यानी कि 15 नंबर जो आपका था उसके थे एनके सिंह, यानी कि जो नंद किशोर सिंह है वो 15वें वित्त आयोग के आपके गठन से आपके अध्यक्ष रहे हुए थे। 16वें आपके अरविंद पनगड़िया। एंड पहले अगर आपसे कभी पूछ ले तो पहले जो होंगे वो केसी नियोगी हो जाएंगे, पहले जो है वो हैं केसी नियोगी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद वो आर्टिकल हमारा 75 होता है, 75 के तहत आपका अंतर्गत होता है यहाँ पर। तो और मैं आर्टिकल की बात करूँ 79 जो है ये हमारे संसद से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 80 की मैं बात करूँ तो 80 हमारा रिलेटेड होता है राज्यसभा से। एंड 81 आपका होता है लोकसभा से। अगर ये पूछे कि लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो वो 81 हो जाएगा, राज्यसभा आपका 80 हो जाएगा, 79 आपका जो है वो संसद हो जाएगा, संसद से रिलेटेड ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था कि जो गिद्धा डांस है वो किस राज्य से रिलेटेड, यानी यहाँ पर आपका राज्य पूछा हुआ था, यानी किसका मार्शल आर्ट है ये कहा हुआ था, मार्शल आर्ट पूछा हुआ था। तो मार्शल आर्ट की मैं बात करूं तो पंजाब से इसका रिलेशन है, यानी कि जो गिद्धा है ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। बाकी आओ और आपको मार्शल आर्ट याद रखने, एक आपको थांगटा याद रखना है, और थांगटा जो होता है ये मणिपुर राज्य का, ये भी याद रखना है, और थांगटा मणिपुर का है। और क्या याद रखेंगे, हाँ एक आपको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा जिसको बोलते हैं, थोड़ा क्या है एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है, इसको भी याद रखना है। एंड लास्ट आपका केरल का भी याद कर लेना है, 3 याद किए तो केरल का है कलारीपयट्टू, यानी जो केरल का है वो केरल का है कलारीपयट्टू जो कि मार्शल आर्ट है केरल का। ये सारे जो स्टेट हैं इनके जो मार्शल आर्ट होते हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी कितने तरह से आउट हो सकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब नए पूछे जाते हैं ऑप्शन से देखकर ही होते हैं, वैसे कहीं कहीं 10 ऑप्शन मिल जाते हैं और कहीं कहीं 11 भी होते हैं। बाकी इससे अगर आपका कम में दिया होगा ऑप्शन तो आपको 3 फिर दिए होंगे, आपका मेन दे दिया होगा 3, नहीं तो 10 या 11 में ऑप्शन होगा आपका, तो 10 भी अगर दोनों होते हैं तो आपको 11 में चले जाना है, नहीं तो आप 10 लगा सकते थे। बाकी जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट इसमें पूछा क्या गया था आपका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीपीओ में जरूर आ जाते हैं। नेक्स्ट एक आपका बैटमैन से रिलेटेड पूछा गया था कि जो बैटमैन है, देखिए बुक से रिलेटेड था, बैटमैन के राइटर पूछे गए थे। अब इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं क्या पूछा था। बाकी अगर बैटमैन का राइटर पूछा हुआ तो डेनिस ओ नील जो है आपके, अगर आपका इसी का पूछा हुआ है तो डेनिस ओ नील जो है वो बैटमैन के राइटर है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे जो भी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेलते। देखिए जब अभी ये हुआ था इसमें तो 6 आपके न्यू स्पोर्ट इसके अंदर ऐड किए गए थे, तो हो सकता है करंट अफेयर में यही आपका पूछा हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मिल पाते हैं लेकिन एक क्वेश्चन क्या होता है आगे पीछे हो जाते हैं, क्वेश्चन का आपका अलग अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, तो वो लोग आप लोग देख लेंगे। बाकी एक विराम का जड़त्व आपसे पूछा हुआ था। देखिए जड़त्व क्या होता है आकर के न्यूटन का जो आपका पहला नियम होता है जिसकी मैं बात करूं वो क्या करता है, जड़त्व का नियम ही कहलाता है, यानी कि पहला जो नियम है जो वो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम। और यही जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा भी देता है, ये भी याद रखना है। तो जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई चीज जिस अवस्था में बनी हुई है यानी वो उसी अवस्था में रहना चाहिए। जैसे विराम का आपसे पूछा था जड़त्व कौन सा नहीं है, तो विराम का जड़त्व आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई चीज स्थिर अवस्था में, कोई खड़ी बस हो सकती है, कोई पेड़ पर लटका फल हो सकता है, ये सारे विराम अवस्था के जो जड़त्व के उदाहरण है, तो उसी अवस्था में वो रहना चाहेगा, तो ये याद रखना है आपको इस तरह से जो जड़त्व वाला है। हाँ 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता पूछी हुई थी, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा बिहार है। बाकी अगर इसके बाद का पूछता तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दिन इसके बाद पूछता तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ये याद रखना है। बाकी आपका हाईएस्ट यानी कि ज्यादा पूछेंगे तो केरल हो जाएगा, केरल के बाद आपका लक्षद्वीप आ जाएगा जाके, देन आपका मिजोरम आ जाएगा, तो इन सबको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है इनमें से नहीं है। देखिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, आपको पता होगा, कुछ अलग आपको मौलिक कर्तव्य दिया होगा आपको। देखिए हमारे जो आदर्श होते हैं उनको सजाना है, हमारे जो आपके जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको संरक्षित करना है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, एंड आपको पर्यावरण का ध्यान रखना है। ये सारे हमारे होते हैं 11 तरह के मौलिक कर्तव्य, इनसे जो अलग दिया होगा वो आपको देख लेना है। बाकी पार्ट 4A के अंतर्गत इनको दिया हुआ है जाकर के आर्टिकल 51A में, जो कि आपके लिए गए थे रूस के संविधान से, ये भी याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट हुआ था जाकर के
1976 में तब इनको ऐड किया गया था, क्योंकि इससे पहले ये मूल संविधान में नहीं थे। बाकी कुछ और क्वेश्चन आपका जैसे देखने को मिला, एक क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर्स प्लान से भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये यहाँ पर नहीं पता चल पाया। एक कोई बांध यानी कि डैम से क्वेश्चन पता चला हुआ था कि कोई बांध दिया हुआ था, कोई डैम से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड और क्या आया हुआ था क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक से भी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन किस स्टेट की पूछी थी, किस कंट्री की पूछी थी, ये कुछ पता नहीं चल पाया। तो जिनका एग्जाम था वो लोग बताते जाएंगे, फिर आपको यही सारे जो क्वेश्चन होंगे पीडीएफ में अपडेट करके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन अ कोल्ड ब्लड, एक आप आया हुआ था इन कोल्ड ब्लड, एक इन कोल्ड ब्लड का आपका ईडियम पूछा गया था, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद था ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस भी आप समझ सकते हैं, ब्रेक द आइस स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये भी आपका ईडियम पूछा गया था। आई स्नेक इन द ग्रास आप समझ सकते हैं, यानी कि आई स्नेक इन द ग्रास, आई स्नेक इन द ग्रास पूछा गया था ईडियम में। आई स्नेक इन द ग्रास भी आप लोग समझ सकते हैं, आस्तीन का सांप जिसको बोलते हो। एंड एक आपका स्पेलिंग एरर में वॉल्यूम का स्पेलिंग आई थिंक आया हुआ था, यानी कि वॉल्यूम जो होता है इसका स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाऊंगा, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है, पीडीएफ अगर आप लोगों को लेना है। बाकी क्वेश्चन भेजते रहना है, हर शिफ्ट का तीनों दिन का पूरा एनालिसिस करवाऊंगा, फिर सीएचएसएल का करवाऊंगा। बाकी आपसे चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।